नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम लोग 10 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन जीएस के कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 क्वेश्चन मैथ के लेंगे, उसके बाद 30 क्वेश्चन जीएस के, और उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में पूछे गए हैं, सेम टू सेम पैटर्न पे। और इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं वो तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उससे आने की जो एग्जाम में आपके आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अगर नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड ही आएगा, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इतना तो है कि अगर इसको आप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो बेहतर आप कर सकेंगे, अपने अच्छे स्कोर कर सकेंगे। तो आइए धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन के साथ 40 क्वेश्चन का सफर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा वो मैथमेटिक्स से शुरुआत होती है। दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है। यदि इसका मासा 37 है तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, अगर आपने कहा कि मासा 37 है, तो आप कह सकते हैं कि अगर पहली संख्या की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्या बनेगा 37x, और सेकंड नंबर आपका बनेगा 37y। और इसको जानते हैं कि ये x और y क्या है, एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्याएं हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों टर्म में आपको समझाऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन कहीं भी ना रहे। तो चलिए, अब आपका ये दो संख्याएं मिल गई और कह रहा है इन दो संख्याओं का प्रोडक्ट ये है। तो आपने कहा 37x इंटू 37y इज इक्वल टू 6845। अब 37 से काटेंगे तो ये कटेगा तो 185 आ जाएगा, और फिर 37 से काटेंगे तो 5 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब देखिए x y इज इक्वल टू 5। अब x y के दो ऐसे फैक्टर करिए जिसका प्रोडक्ट 5 आ जाए, तो आप कहेंगे x 1 रख देते हैं, y 5 रख देते हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो 5 बनेगा। बस काम आपका हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगी, तो आप कहेंगे इसमें 37 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये आपका हो गया आपका 185 और ये आपका हो गया 37। देखिए आपका मासा कितना आ गया 37, लासा 105 आपका आ जाएगा, दूसरा नंबर जो आ जाएगा 185। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, बड़ी संख्या 185। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर, किसी एक संख्या को जोड़ने पर औसत 28 हो जाता है। देखिए हमारे पास चार नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार नंबर हैं। अब कहे चार क्रमागत संख्याएं हैं, चार क्रमागत संख्याएं हैं और ये 27 है। आप एकदम जनरल वे में समझिए इसको, कभी मैथ नहीं पढ़े हैं तो भी आपका एकदम क्वेश्चन कभी गलत होगा नहीं। अब ध्यान से केवल देखिए। अब कहा कि पांचवा ऐसा नंबर लीजिए कि ये सभी 28 हो जाएं। तब कहेंगे भाई सभी 28 हो जाएं, तो हमने कहा कि यह भी 28 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, और इसको भी 28 बनाना है तो इसको भी एक देना पड़ेगा, सभी को एक एक देना पड़ेगा। यानी कि यह पांचवा नंबर कितना नंबर लेकर ऐड हुआ है, तो 28 तो स्वयं का हुआ ही है, और चार जो इनको बांटा हुआ है जब इसमें हम जोड़ देंगे तो चार जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए। जब आप चार संख्याओं की बात करते हैं तो आप कहेंगे 4 इंटू 27 तो आ जाएगा 108। अब देखिए पांच अगर संख्याएं हो गई तो औसत 28 हो गया, संख्याएं 5 हो गई, औसत 28 हो गया, तब 140 हो जाएगा, 140। अब जब 140 में से आप 108 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 32। तो यानी कि जो नंबर ऐड हुआ वो कौन सा नंबर ऐड हुआ, वो आपका 32 यानी 32 ऐड हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने दोनों तरीका ये सीख लिया, पहला और दूसरा तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में कितना रुपया है, 34.5 रुपीज है। और
10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है दोस्त। अब देखिए, 1 रुपए के सिक्के यहां पर किस टर्म में दिया है? रुपए में दिया है, पैसे में नहीं दिया, रुपए में दिया है। इनको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपने कहा कि 1 रुपया माने 1 रुपया लिख दिया आपने। चलिए, दूसरा क्या किया आपने? 50 पैसे का मतलब 0.5 रुपया, 0.5 रुपया ये हो गया। अगर 10 पैसे की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 पैसे 0.1 यही तो होगा। 10 पैसे को कैसे लिखेंगे? रुपया में, तो 10/100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, एक कट जाएगा तो 0.1 आ जाएगा कि नहीं? बस यहां तक आपने किस रुपए को लिख दिया, मामला क्लियर है, ये रुपए में आ गया। अब कहा कि इनके सिक्कों का जो अनुपात है 6:9:1 10 के अनुपात में है, तो यानी कि ये 6x है। अच्छा, अब ये कितना है? 9x है, 9x है, मल्टीप्लाई करिए इसमें। और ये कितने सिक्के हैं? आपके 10 सिक्के हैं, तो यहां पर 10x कर दीजिए, बस बात बन गई। अब इन तीनों का जो सम है वो कितना है? 34 रुपया 50 पैसा, यानी 34.5 रुपया। बस मामला सॉल्व हो गया। देखिए, 9×5 = 45, देखिए ये होगा 6x प्लस 45 यानी कि 4.5x प्लस 1x, 1x को x ही लिखिए, x = 34.5। बात समझ में आई? अब इसको जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा, यानी कि 11.5x हो जाएगा, = 1345। सॉरी, ये यहाँ पर 0.5 34 है ना, 34.5। अब देखिए, इससे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बात समझ में आई? अब 3 अगर आ गई तो सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? यहां पर देखिए, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 10 कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत आराम से आप इसको लगा सकते हैं। कितने सिक्कों की संख्या बनी? 30। चलिए, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 30 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं? 40%। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु वह 38 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम यानी मैक्सिमम अंक कितने हैं? आप ये बताइए। 40% पाएगा तो पास हो जाएगा। तो हमने कहा यक्स का 40% पाया और वो पास हो गया। लेकिन यहां पर कहा 250 अंक उसको मिले हैं, अगर वह 38 अंक और पाता तो वह पास हो जाता, लेकिन 38 अंक नहीं पाया, इसलिए वो फेल हो गया। तो हमने कहा 250 अंक उसको दिला दिया भाई हमने पहले, और 38 अंक और दिला दिया, तो ये पास हो गया। कहेंगे हाँ ठीक है। बस अगर 38 अंक में ये पास हो गया तो देखिए, x इंटू 40/100 इज इक्वल टू, आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 288, यानी 288। अब काट दीजिए, 0 से यहां 0 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे, 4×7 = 28, 4×2 = 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 720। तो कितने मैक्सिमम अंक थे, यानी अधिकतम अंक कितने थे? पूर्णांक 720। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी निश्चित राशि का 20% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 250 रुपया है। समान ब्याज की दर से समान अवधि के लिए समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले अगर साधारण ब्याज की बात करते हैं तो आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज दिया कितना है? 250 दिया ही है, तो आप कह दीजिए कि साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यही होता है। अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, एकदम सिंपल है। आप कितना मिला है? 250 रुपया साधारण ब्याज मिला है। कितने पर मिला है? हमको प्रिंसिपल मूलधन पता नहीं है। दर कितनी है? 20%। और समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100 कर दीजिए। देखिए, इससे 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 1 कैंसिल आउट, तो 2 से काटेंगे तो 5 टाइम्स
5 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 125 125 हो जाएगा। और 12 पंजे 60 600 और पंचे 25 625 625 यानी कि मूलधन क्या आ गया आपका 625। अब बड़े आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, बहुत आराम से निकालेंगे। देखिए ध्यान से क्या कहा, रेट कितना है, दर दर कितना है 20%। 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 1/5। कितना आएगा दोस्त 1/5। यानी कि 5 रुपए में 5 रुपए पर 1 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो यानी कि 1 रुपए का जब मुनाफा होगा तो नई जो फ्रैक्शन बनेगी वह हो जाएगा 6/5। यानी कि मूलधन कितना है 5 और जो है इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है 1 रुपया। अब जो मिश्रधन बन गया वो 6 रुपया बन गया। तो कहा कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो पावर 2 लगा दीजिए। कितना हो गया 36/25 36/25। अब ध्यान से देखिए अगर 25 रुपया उसने जमा किया और 36 रुपया उसको पूरा मिला तो यानी कि 25 रुपया तो है ही, ब्याज कितना मिला तो आप कहेंगे ब्याज इसको 11 रुपया मिला है, 11 यूनिट ब्याज मिला है। और ये 25 रुपया का वैल्यू कितना था 625 था, यानी कि 25 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 625 यानी मूलधन इसका कितना था 625। तो इसमें भी अगर 625 यानी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25 के 5 हाथ लगे 2, 25 से कम 25 2 27। आप देख लीजिए 275 है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। बहुत आराम से लगा सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत विशेष है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी बस का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 7 चक्कर काटता है। यदि पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर हो तो जो बस है उसकी गति आपको बतानी है। बस की गति क्या होगी। तो देखिए जब किसी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, जो परिधि होती है, वो कितना होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर यानी कि परिधि परिधि की बात करें तो ये परिधि क्या होती है 2 पाई आर 2 पाई आर। अब ये कह रहा है कि अगर परिधि व्यास कितना है 56, रेडियस क्या होगा उसका आधा होगा। तो जो परिधि निकालेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 56/2, 2 से काटेंगे तो 2 और 2 अट्ठे 16, 7 चौक 28 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या हुई परिधि हो गई, परिधि 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 कितनी बनी 176 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। एक चक्कर चलने में 176 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है। यानी कि जब आपके पास ये रिंग है, यह रिंग है यहां से यहां धरती पर लगी हुई, जब ये पुनः टकराएगा धरती पर, ये प्लेस आएगा तो यहां तक चली जाएगी और दूरी कितनी कवर करेगी, इतना पूरा दूरी ये कवर करेगी। यही होती है इसकी परिधि। चलिए अगर परिधि आपके समझ में आ गई तो मामला यहां पर शॉर्ट आउट। एक चक्कर लगाने में इतना डिस्टेंस कवर करती है और एक सेकंड में कितना लगाती है 7 चक्कर। कितना 7 चक्कर। अब 7 चक्कर एक सेकंड में लगा रही है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक सेकंड में एक चक्कर में कितनी दूरी चल रही 176। तो अगर 7 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 176 से तो देखिए 7 छक 42 के 2 हाथ लगे 4 और 7 सत्ते 49 1 50 3 53 के 3 हाथ लगे 5 7 एकम 7 5 12 1232 है कहीं पर 1232 आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकंड में चली गई दूरी इतना है और पूछा कितना है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे कि 1232/1 ये क्या है सेकंड है और ये क्या है सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 1232 है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रैक के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि कोई अप ट्रेन 8 सेकंड में उसे पार कर जाती है, जबकि अप ट्रेन से दुगनी लंबाई की एक डाउन ट्रेन उसे 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में सेकंड का समय लेंगी, कितने सेकंड का समय लेंगी ये आपको बताना है। देखिए इसमें आप कई बार पढ़े हुए हैं कि जो
चाल होती है वो कुल दूरी बटे समय होता है। अब ध्यान से देखिए, लड़का जब महसूस करता है कि अब ट्रेन उसको 8 सेकंड में पार कर गई, तो पार कर गई यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर गई। किसी खंभे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी जो है कांस्टेंट टर्म को पार करती है जो इसे पोल के रूप में हो, तो वह अपनी ही लंबाई पार करती है। तो उसकी स्पीड अगर बात करें तो ट्रेन की स्पीड, मान लीजिए ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो आपका d1 है। ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो d1 है। ट्रेन d1, पहली जो अप ट्रेन है वो d1 है, उसकी डिस्टेंस, उसकी लंबाई d1 है। अब उसकी चाल अगर बात करें, चाल तो दूरी बटे समय d1/8, कितना सेकंड में वो पार कर जाती है। अब दूसरी वही लड़का फिर दूसरी कहता है कि जब डाउन ट्रेन चलती है, डाउन ट्रेन एक आती है, तो उस डाउन ट्रेन की लंबाई जो है पहले वाली की दुगनी है। तो दूसरी वाली की क्या है, D2 की इसका दुगनी है, इसका दुगनी है। तो मैं D1 ना करके D ही लिखिए। ये कितना बन जाएगा आपका 2D। 2D दूसरे वाली की लंबाई है, दूसरे की चाल है। पहली चाल तो ये हो गई, दूसरे की चाल क्या होगी, ये आपका कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है। अब देखिए, अगर दोनों, अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करें, दोनों अगर एक दूसरे को पार करें तो कितने समय में पार करेंगे। तो देखिए, अब दोनों की सापेक्ष चाल जोड़ेंगे। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों की स्पीड एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो ये चालें जुड़ जाएगी। तो जोड़ेंगे तो d/8 प्लस 2d/20, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 1 36, तो ये 36d/20। ये क्या हो गई, ये स्पीड हो गई, इनकी स्पीड हो गई। अब क्या करेंगे कि जो है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो जो दूरी कवर करना होगा इस स्पीड से कितनी दूरी कवर करना होगा, पहले तो डी ए करेगी और 2d ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में अपनी ट्रेन जो है अपनी लंबाई को क्रॉस करेंगी दोनों एक दूसरे को, तो कितना हो जाएगा d प्लस 2d, यानी यह आ गया आपका 3d। और नई जो स्पीड निकल के आएगी 3d बटे 360, सॉरी 36d इंटू, ये 20 नहीं आएगा, ये 160 होगा, इसमें 160, तो ये आ जाएगा आपका 160। 160। अब देखिए यह स्पीड निकल के आएगी, स्पीड निकल के आएगी। देखिए 12 से काटेंगे 3, 12 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 से काटिए, 4 तियां 12, 4 चौक 16, यानी 40/3। और ऑप्शन में आपके नहीं है तो 13 तियां 39, 13 सही 1/3। स्पीड कितनी आई, 13 सही 1/3। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया। एक वृत्तीय तार है और उसको एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। अब कह रहा है उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, क्षेत्रफल में आपको अंतर बताना है। तो ध्यान से देखिए, अगर 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी कि उसकी अगर परिधि है ये, और इसी को आप वर्ग बनाइए, तो वर्ग में क्या उसका सरकमफ्रेंस, उसकी परिधि अलग अलग होगी। आप कहेंगे अलग अलग एकदम नहीं होगी, क्योंकि वर्ग जो वृत्त की परिधि है वर्ग की परिधि के बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, 2πr। और वृत्त की परिधि कितनी, वृत्त की परिधि 2πr, वर्ग की परिधि कितनी होगी, 4a होगी। चलिए, अगर 4a होगी तो यहां से आप काट दीजिए, अच्छा रहने दीजिए काटने के लिए। इसमें सरकमफ्रेंस आप निकाल लीजिए, तो 2 इंटू त्रिज्या कितनी है 22, 22/7 इंटू आर कितना है 28 इज इक्वल टू 4a। आप इस इधर काटेंगे, 7 चौक 28 और 4 से यहाँ पर कैंसिल आउट, तो ये आ गया 44। यानी कि जो वर्ग है उसकी एक भुजा कितनी है, 44 है। अब आप देखिए उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का जब रेडियस ज्ञात है,
क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो है। इनका जो डिफरेंस है यही निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणे 28 28 इंटू 28 माइनस 44 इंटू 44। अब देखिए, इसको कैलकुलेशन करना है, आराम से कर लीजिए, और नहीं कैलकुलेशन करना है तो एक कॉन्सेप्ट और याद करिए कि डिजिटल सम वाला, तो डिजिटल सम आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 7 चौक 28 4, और यहाँ पर आ जाएगा 88 इंटू 28 माइनस, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए 44 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूना 32, 32 4 चौक 16 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 1 तो 1936, तो 1936 ये आ गया आपका। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अठाई 88 28 8 9 64 4 हाथ लगे 6 8 9 64 64 6 70 16 और एक 17, तो 4642, यहाँ आ जाएगा 2464 माइनस 1936। अब देखिए, इसका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको एक दूसरे से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 528। क्या आ जाएगा? 528, 528 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 528। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो डीएस कॉन्सेप्ट आप लगा लेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं एक सेकंड में। 28 है, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28। अब देखिए, यहां पर अंकों का योग कितना है? 4 है। यहां पर अंकों का योग 1 है, 1 है। अब 4 चौक 16 कितना बन गया आपका? 4 चौक 16, और इसमें करेंगे 16 एकम 16। अब 16 को जब जोड़ेंगे तो 1 और 6 कितना होता है? 7 हो जाता है, माइनस यहाँ देखिए 8 हो गया, और यहाँ पर 8 हो जाएगा अंकों का योग। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 64, और 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, यानी कि अंकों का योग क्या होगा? सिंगल डिजिट में 1। अब यहाँ पर 7 माइनस 1 कितना आएगा? 6। तो डीएस कितना आपका बन गया? 6 बन गया। अब देखिए, जिसमें डीएस 6 होगा वही होगा आंसर। तो 8 2 10 5 15 5 1 6 एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें देख लीजिए, कभी नहीं बनेगा ये। 5 3 8 2 10, डिजिटल सम 1, अंकों का योग सम जो है 1 होगा। 5 3 8 और 8 8 16, 6 1 7 हो गया, यह भी नहीं बनेगा। 5 3 8, ये तो 8 हो रहा है, यह भी नहीं बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 36 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक अर्धगोले कटोरे का एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है। तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बेलनों में भरना है। तो इन कटोरों में खाली करने के लिए ऐसी कितनी बेलनों की आवश्यकता होगी? देखिए, एक हेमिस्फीयर की बात किया गया, अर्धगोले की बात किया गया है, और दूसरा बात किया गया किसका? एक बेलन का। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वह कितना होगा आपका? पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का कितना होता है? 2 पाई आर क्यूब। क्यों? 4 पाई आर क्यूब गोले का होता है। अब आधा गोला कर दीजिएगा तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए, तो कितना आपको भरना पड़ेगा, कितने जो है बोतलों की संख्या लगेगी, तो बोतलों की संख्या आप लिख लीजिए। बोतलों की संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बांटना है अर्धगोले वाले कटोरे को, अर्धगोले वाले कटोरे को। तो 2/3 पाई आर क्यूब यही होता है। और नीचे क्या लिखेंगे आप? किससे भाग देंगे आप? बेलन के आयतन से। तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, यही तो लिखा जाएगा। अब यहीं पर पुट कर दीजिए 2/3 इंटू पाई, आर क्या है यहाँ पर? व्यास है इतना 36 है, तो आर क्या होगा? रेडियस। तो इसका आधा हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 गुणे 18 गुणे 18, 3 टाइम्स ऑफ 18। चलो, यहाँ पाई आर कितना है यहाँ पर भाई?
3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर कर दीजिए, 3 × 3 कर दीजिए। ठीक, कितना ऊंचाई है आपका? 12 सेंटीमीटर। बस बात बन गई। देखिए 3 × 3 = 9, ये कटेगा, 9×2 = 18, काम खत्म। और कुछ कटने लायक है? 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 3 हो जाएगा, और 3 से इसको जब काट देंगे काम खत्म। तो 18 दूना कितना आ गया? ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 18 दूना 36। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। कितने बोतलों की संख्या लगेगी? 36 लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 आगे की तरफ चलता चला गया है 2n-1। तो ये क्या है? यह ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर मतलब विषम संख्या है। विषम संख्या अगर है तो आप क्या, इसमें फार्मूला क्या लगता है? विषम संख्याओं के जो योग करना होता है उसको क्या करते हैं कि जितनी नंबर आप विषम संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही योग आपको तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे है? अब देखिए ध्यान से। अगर हमने कहा 1 + 3, ये दोनों विषम संख्याएं हैं, हमने जोड़ा कितना? 4। तो हमने कहा कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। अगर 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 आ जाएगा। कहेंगे हाँ सही है। अगर हमने कहा 1 + 3 + 5, तो देखिए 5 3 8 1 9, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर? तो कहेंगे 3 संख्याएं हैं। तो हमने कहा 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यानी कि आपका आ जाएगा 3 × 3 = 9। आ गया ना? तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसका जब हम सम कर रहे हैं तो हमने कहा n संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं, और 2n यहाँ पर दिया गया है। तो जब n संख्याएं हैं तो आप कहेंगे कि n × n कर दीजिए, तो विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विषम संख्याओं का योग। संख्याओं का योग आएगा, का योग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, ये चीज समझ में आई होगी। अगर यह चीज नहीं समझ में आई है तो एक और फार्मूला याद कर लीजिए। आप अगर प्रूव नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, योग अगर बात करते हैं तो योग क्या होता है? n/2, और n/2 के बाद जो सम होता है उसका 2a + n-1, 2a + (n-1) इंटू डी। डी क्या होता है? ये सर्वांतर होता है, जो सभी में कॉमन अंतर होता है, डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अब देखिए कितने नंबर हैं? कहेंगे n नंबर है। पहला नंबर क्या है? ए क्या है? ए है आपका प्रथम नंबर, प्रथम नंबर। और डी क्या है? डी है अंतर। चलिए रख दीजिए, तो यहां पर n/2 रख दिया आपने। देखिए पहला नंबर 1 रखेंगे तो ये 2 बनेगा। चलिए अब यहाँ प्लस n है तो n यहाँ बन जाएगा आपका डी। डी का मतलब 1 हो जाएगा। अब 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n ये बचेगा, n माइनस टी, अच्छा 2n, हाँ 2 से इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस ए माइनस कैंसिल आउट। अब क्या बचा हुआ है? n × 2n/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, n स्क्वायर, यानी कि n × n, यही तो बचा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो बड़े आराम से कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। अब आइए 11वें क्वेश्चन, यानी साइंस जो जीएस के हैं उसमें सभी का मिसलिनियस है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो है पॉलिटी के सारे क्वेश्चन इसमें शामिल हैं जो मिश्रित आपके पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके इसका एनालिसिस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र नाइटहुड की उपाधि दी गई थी लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उसने वापस कर दिया? वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करते हैं हम, तो इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया 1913 में नोबेल पुरस्कार? तो ये दिया गया था गीतांजलि के लिए। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए। किसके लिए दिया गया? गीतांजलि के दिया गया। 1915 में इन्हें सर की उपाधि दी गई, यानी कि आपका नाइटहुड की उपाधि दी गई, नाइटहुड की उपाधि दी गई इनको। और फिर एक घटना घटी आपकी 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी,
तो 13 अप्रैल 1919 1919 में। और ये कहाँ घटी थी? अमृतसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और इसमें जब ये घटना घटी तो इन्होंने अपनी जो है ये नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर बी 1910, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1922। देखिए चौरी चौरा जो हत्याकांड था 4 फरवरी जो है 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को कहां पर हुआ था ये पूछा जाएगा तो गोरखपुर में हुआ था। ये जिला कौन सा था चौरी चौरा का जो हुआ था? गोरखपुर में था। गोरखपुर, जहां पर इस समय वर्तमान में जो है योगी आदित्यनाथ का जो मठ है वहां से वो सांसद रहे और इस समय भारत में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अभी कार्यरत हैं। ये गोरखपुर में हुआ था। यहाँ पर ये पुलिस छावनी को जो पुलिस छावनी थी, पुलिस थाना था एक्चुअली, वहां पर 22 लोगों को, पुलिस कर्मियों को एक ही रूम में बंद करके थाने के अंदर और उसको जला दिया था। और एक घटना कब घटी? आपकी 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 4 फरवरी 1922 को। और 1922 को ये घटना घटी कहां पर? चौरी चौरा में। कितने लोगों को जलाया था? 22 पुलिस कर्मियों को। 22 पुलिसकर्मी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 23 दिसंबर 1945, ऑप्शन नंबर बी है 12 अगस्त 1934, ऑप्शन नंबर सी है 21 अक्टूबर 1943, और ऑप्शन नंबर डी है 16 जनवरी 1939। तो देखिए इसमें जो आपका है 21 अक्टूबर 1943, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में ये कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये 21 अक्टूबर जो है 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज आजाद हिंद सरकार का जो है स्थापना किया, अंतरिम गठन किया था। अब आपसे पूछा जाता है ये कहां पर गठन किया इन्होंने? इन्होंने गठन किया था सिंगापुर में। सिंगापुर में इन्होंने गठन किया। उसके बाद ये राज्य के उसके प्रमुख बन गए और उसमें जो है मंत्री के पद पर वो थे उसके सेनाध्यक्ष के रूप में। अंतरिम सरकार में केवल जो है बोस जापानियों के साथ जो है बातचीत करके एक गठन का निर्माण किया जिससे इंडियन नेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। INA के नाम से जाना जाता है। इसका भी गठन इन्होंने किया था। तो आजाद हिंद फौज का इसमें जो गठन किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान शक्तियों का महाजनपद जिसको कहा जाता था वह अस्तित्व में थी। कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 11, बी 13, सी 17 और डी है आपका 16। तो इसमें महाजनपदों की संख्या थी 16। अगर महाजनपदों की संख्या की बात करें 16, तो उस समय जो बौद्ध का जो टाइम पीरियड था, जो काल था उनका, वो लगभग 563 ईसा पूर्व के समय था। 563 ईसा पूर्व। कब तक का काल था इनका? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व का इनका टाइम पीरियड था उस समय। और उस समय इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे जो ग्रामीण है। और उस समय अगर हम बात करते हैं जो यहाँ 7वीं और 6ठी शताब्दी में जनपदों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 16 जनपद। और 16 जनपद की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जनपद थे वो थे आपके वत्स और काशी। वत्स की अगर बात करें तो वो कौशाम्बी, और काशी की राजधानी की बात करें तो वो वाराणसी में थी। यहीं पर आपसे कई बार क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है कि वह कौन सा प्लेस है कि जो बिहार में है, जो यहाँ के महाजनपद के रूप में था। तो वो आपका
राजधानी आपका राजगीर, राजगृह के नाम से उस समय फेमस था, और वो मगध के क्षेत्र में आता था। मगध क्षेत्र में महाजनपद था। उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कभी कभी गिरिब्रज भी उसको कहा जाता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा। और एक और आता था कि कंबोज, महाजनपद था कंबोज, और वो कहां पर स्थित है, उसकी राजधानी कहां थी? तो उसकी राजधानी थी राजपुर। राजपुर, और कहीं कहीं आपको हाटक देखने को मिलता है, तो इस चीज को भी समझिए आप। और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के में विधायिका में अध्यक्ष का पद, उनकी भूमिका डैश डैश संविधान से ली गई। कौन से संविधान से ली गई? ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड, फ्रांस और कनाडा। कौन से संविधान से ली गई है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि संविधान की, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 में कहता है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष 93 के तहत मतलब अपॉइंटेड रहेंगे। और अगर राज्यों की बात करें तो अनुच्छेद 89, संघ में बात करते हैं 93, 93 अनुच्छेद 93, 93 में अध्यक्ष, अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष। और अगर बात करें अनुच्छेद, अगर राज्यों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 89 में, 89 में, अनुच्छेद 89 में कहां के राज्यों की बात करेंगे, तो यहां पर क्या होता है, सॉरी 89 में राज्यसभा, सॉरी ये राज्यों का नहीं, राज्यसभा और उसके सभापति तथा उपसभापति की बात करेंगे। ये राज्यसभा का है, ये लोकसभा का है। लोकसभा, लोकसभा, और ये है आपकी राज्यसभा, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति, सभापति, उपसभापति। राज्यसभा का सभापति उपसभापति दोनों का जो अपॉइंटेड होता है वह अनुच्छेद 89 के तहत होता है, और 93 के तहत अध्यक्ष पद का उपाध्यक्ष पद का होता है। तो लिया कहां से गया था? ये ब्रिटिश से लिया गया था, ब्रिटिश संसद से लिया गया था। लेकिन ब्रिटिश संसद की खास बात तो यह है कि वहां का जो अध्यक्ष होता है, पार्लियामेंट का जो स्पीकर होगा, अध्यक्ष होगा, वह किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर वो पार्टी का सदस्य है तो उसको पार्टी से अपने इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इंडिया में वह किसी भी पार्टी का सदस्य रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यह विधायिका का अध्यक्ष का पद जो लिया गया था वो कहां से लिया गया? ब्रिटिश से लिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो मेघालय में खासी भी है, गारो भी है, जयंतिया भी है, जावड़ी पहाड़ी नहीं है। जावड़ी पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो ये दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है वहां पर आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी जो पूर्वी घाट के पहाड़ियां हैं, और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये लगती है जावड़ी पहाड़ी। जावड़ी पहाड़ी कहां पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में जावड़ी, और जावड़ी और सेवराय की पहाड़ियां वहां मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो टाइडल फोर्सेस जो हैं समुद्र में, वो आपके चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है। और चंद्रमा का जब पृथ्वी के करीब आ जाता है तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगता है, और जिसके कारण लहरों में उफान होता है, और श्रृंग और गर्त के रूप में, यानी कि ज्वार और भाटा के रूप में वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसमें आपका हो जाएगा पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण यहाँ पर टाइडल फोर्सेज आती हैं, ज्वार और भाटा काम करते हैं। ज्वार है जो ऊपर की तरफ उठता है, और नीचे भाटा है जो नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं श्रृंग, और इसको बोलते हैं गर्त। इसको बोलते हैं ज्वार, और इसको बोलते हैं भाटा। तो ये ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में जो स्थित है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मंगासा धुरा दर्रा, मंगासा धुरा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
आपका बोमडीला, नाथुला और बाड़ालचा ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेगा कि मंगासा धुरा दर्रा कहां पर स्थित है, ये बताइए। तो आप ये बताएंगे उत्तराखंड में, लेकिन अगर उत्तराखंड के में पूछेगा कौन से जिले में स्थित है, तो ये है पिथौरागढ़ में। कहां पर है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़। कभी कभी इसकी हाइट पूछ लेता है कितनी है, तो 5674 मीटर है। 5674 मीटर ऊंचा है ये। कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर बात कर ले कि बोमडीला दर्रा कहाँ है, तो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर नाथुला की बात कर लें, तो ये सिक्किम में पड़ता है। कहां पड़ेगा नाथुला? ये सिक्किम में। सिक्किम। अब बाड़ा दर्रा कहां पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये बाड़ा दर्रा। हिमाचल प्रदेश। अच्छा, बाड़ा दर्रा की अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है, इन दर्रों को कैसे याद करेंगे, तो एक मैप ले लीजिए, उसमें सारे दर्रों को 2-3 बार आप बना लीजिए। पेंसिल से यूज करिए। एक बार आपने बनाया, उसके बाद इरेज कर दीजिए, 2-3 बार आप बनाइए, अपने आप वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम कौन सी जगह होता है? तो ये भैया होता है आपका रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में इसका जो है मिलन होता है। और ये रुद्रप्रयाग में जो उत्तराखंड में आपका ये प्लेस पड़ता है रुद्रप्रयाग। कौन से क्षेत्र में है ये? तो आप कहेंगे कि गढ़वाल में है। कहां पर है ये? गढ़वाल। गढ़वाल। गढ़वाल में है। कहां पर? उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में है। कौन कौन सी नदियां मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। क्या अलकनंदा और मंदाकिनी का एक संगम स्थल है? क्या ये गंगा का पार्ट है? हाँ, गंगा का ट्रिब्यूटरी है। आगे चलकर ये गंगा का रूप बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा का रूप नहीं है। तो आगे चलकर कहाँ पर गंगा का रूप बनाएंगी? तो अलकनंदा नदी देवप्रयाग से मिलती है। और वह भागीरथी नदी से मिलकर अलकनंदा जो है नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में किससे? भागीरथी। भागीरथी से मिलती है। और भागीरथी से मिलने के बाद ये दोनों मिला बन जाती है गंगा। कहां पर बनती है ये? देवप्रयाग में। तो ध्यान से रखिएगा कि गंगा का जो वास्तविक नाम दिया जाता है वो कहां पर है, कहां से शुरुआत होती है? देवप्रयाग से शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा अथवा उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास के जितनी भी लैंड होगी वहां बारिश खूब होगी। वर्षा के कारण वहां पर दलदली जमीन बनेगी। और दलदली जमीन होने के कारण वहां पर भारी वर्षा था उच्च आर्द्रता में कौन सी जमीन पाई जाएगी? दलदली जमीन पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका पर्याप्त साधनों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें आपका आजीविका प्राप्त करने के साधनों के अधिकार को सुनिश्चित करता है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 की, तो भाग नंबर 4 में आर्टिकल 31 39 से लेकर 51 तक है। और 39 से 51 तक क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39 में कहता है कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि राज्य के नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश दिया गया है। ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये राज्य का कर्तव्य है। ये आर्थिक न्याय की भी समीक्षा इसमें करता है। तो आर्टिकल 39 में यह चीज बात कही गई है। और कहां पर कहा गया है इसका उल्लेख? भाग 4 में कहा गया है। भाग 4 में कहां से? 39 से लेकर 51 तक है। और इसमें किस चीज की बात करते हैं? डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी। डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति के नाम जारी और निष्पादन किए गए आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो भाई राष्ट्रपति द्वारा जो दस्तावेज प्रमाणित किया जाता है तो वो स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है। अदरवाइज किसी के द्वारा ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई भी उस पर प्रमाणित कर देगा। तो लोकतंत्र में यह है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा तो किया ही जाता है, संबंधित मंत्री द्वारा ये तो गलत है एकदम, प्रधानमंत्री द्वारा यह भी गलत है। उस प्रकार के जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों को निर्देशित किए करने के लिए अनुसार किए गए हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किए गए हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर डी, उस प्रकार जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए हैं उसके अनुसार हो, वहीं पर यह प्रमाणित किया जाता है, इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र तथा राज्य को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन का नियंत्रण लेने की शक्ति देता है? तो ये बार बार आप पढ़ते चले आए हैं, 356 है, 356। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि 352 में क्या है, 360 में क्या है और 356 में। तो आप ये जानते ही हैं कि राज्यपाल की जो आर्टिकल संविधान में आर्टिकल 356 है वो केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में प्रशासन नियंत्रण लेने की शक्ति प्रदान करता है। पहली बात तो ये है, और खास बात तो ये है डॉक्टर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने इसको जो है मृत अनाम पत्र कहा कि इसकी आवश्यकता मैं ये सलाह देता हूं कि इसका प्रयोग कभी ना किया जाए। ये बनाया तो जरूर गया है लेकिन इसका प्रयोग कभी ना किया जाए, और इसका प्रयोग तो बहुतायत तौर पे हो गया है। तो यह चीजें आप इसको समझिए कि आर्टिकल 56 की ये बात कर रहा है, इमरजेंसी की बात करेगा। 352 में क्या है, 360 में क्या है, ये आर्टिकल सेक्शन में बताइएगा, उसमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 316। देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद के पार्ट नंबर 14 की, अनुच्छेद के पार्ट नंबर 14 की बात करते हैं तो 315 से लेकर 323 तक उसमें वर्णित किया। 315 से 323 तक ये है 14 में, पार्ट 14 में है। अब इसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 320 में इस चीज की बात की गई है कि संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन की शक्तियां, कार्यों के संबंध में जो प्रावधान किए जाएंगे वह आर्टिकल 320 के तहत किए जाएंगे, और ये 320 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 320 द्वारा ये किए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। प्रक्षेप के पथ को उसका कहा जाता है? तो प्रक्षेप पथ कहा जाता है। प्रक्षेप यानी कि किसी भी अगर भाला फेंक रहे हैं तो इस प्रकार से जाएगा, गेंद फेंक रहे हैं तो भी इस प्रकार से जाएगा, अगर आप पानी देखेंगे तो टंकी में से जो पानी निकलता है तो भी एक परवलयाकार होता है, आप तोप देखेंगे तोप का गोला भी इसी प्रकार से जाता है। तो कौन सा पथ यूज करता है? प्रक्षेप पथ यूज करता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी तक अगर किसी भी वस्तु को पहुंचाना है तो प्रक्षेप जो वलयाकार होती है पथ, उस पर उसको फेंका जाएगा, तभी वो अपनी मैक्सिमम दूरी तय कर पाएगा। चलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह डैश की गति से यात्रा कर रही है, तो वह कहा जाता है कौन सा? सुपरसोनिक। कौन सा कहा जाता है? वो कहा जाता है सुपरसोनिक। अब अगर हम ध्वनि की बात कर लें तो 332 मीटर पर सेकंड की जो वायु में ध्वनि की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। किसी भी पिंड की अगर बात करते हैं, किसी भी पिंड में, किसी भी माध्यम में अगर किसी भी पिंड को चाल तथा उसके माध्यम से ताप तथा दाब की परिस्थितियों का अगर बहुत ज्यादा प्रभाव ना हो, उसमें चाल का जो अनुपात होता है उसके बस के उसके माध्यम से जो संख्या बनती है, जो उसकी स्पीड बनती है, उसको मैक संख्या के रूप में जानते हैं। अगर मैक संख्या की बात करें
तो मैक संख्या 1 से अधिक, तो जो पिंड होते हैं उनके चाल में पराध्वनिक वेग होता है, वो कहाँ तक होते हैं? मैक संख्या 5 तक होते हैं। ऐसी स्पीड होती है जिसको कहा जाता है पराध्वनिक। पराध्वनिक स्पीड यानी कि सुपरसोनिक स्पीड कही जाती है, यानी ध्वनि की गति से जब पार कर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? पराध्वनिक कहा जाता है, सुपरसोनिक कहा जाता है। आपने कभी-कभी देखा होगा सुपरसोनिक मिसाइल भी रहती है और सुपरसोनिक जेट भी, विमान भी रहते हैं। तो उनकी स्पीड जो होती है ध्वनि की गति के 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो धर्मिता की एसआई मात्रक क्या है? रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है। डेसिबल, एम्पियर, वैकुलर और कोबाल्ट। देखिए इसमें है आपका एसआई मात्रक वैकुलर, इसमें एसआई मात्रक वैकुलर है। अब अगर अन्य चीजों की बात कर लें, जैसे लंबाई का इसमें नापा जाता है तो मीटर में नापा जाता है। द्रव्यमान किलोग्राम में आप बार बार नापते हैं। टाइम किस में नापते हैं आप उसको? तो आप सेकंड में नापते हैं, मापते हैं उसका। और विद्युत धारा का एम्पियर में, ताप का केल्विन में नापा जाता है। ज्योति तीव्रता की अगर बात करें तो एक कैंडेला में मापा जाता है। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको किस में मापते हैं? उसको मोल में मापते हैं। अगर समकोण यानी समतल पर कोण की बात करें, समतल कोण की बात करें तो उसको रेडियन में मापा जाता है। रेडियन में क्यों? क्योंकि वह सर्कुलर पाथ पर आप उसको कैलकुलेट करते हैं कोण को, एंगल को। अगर ठोस कोण की बात करें, ठोस कोण, तो उसको मापा जाता है आपका स्टेर रेडियन में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इतना आप एसआई मात्रक याद रखिए कि रेडियो धर्मिता का जो एसआई मात्रक है वो वैक्यूलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 28। शुष्क बर्फ किसका एक ठोस रूप है? बार बार करते चले आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है शुष्क बर्फ। तो इसमें कुछ बहुत विशेष करने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन, कैरोटोनाइन नाइड, और ऑप्शन नंबर सी है बेटालेन, ऑप्शन नंबर डी है कैलोरोफिल। किसके कारण होता है? देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्याज के जो लाल रंग है, प्याज का जो लाल रंग है उसको आपको पूछा है किसके कारण होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन के कारण लाल रंग वर्णक होता है। अब अगर बात करें हम प्याज में, अगर पीले रंग की बात करें, प्याज में पीले रंग की बात करें तो क्यूरेटिस के कारण होता है, क्यूरेस्टीन के कारण, सॉरी क्यूरेस्टीन के कारण होता है। क्यूरेस्टीन के कारण होता है। क्या रंग होता है? ये पीला रंग होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए क्यूरेस्टीन, तो पीला रंग किसके कारण होता है? क्यूरेस्टीन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण नाम है। आपको आरएनए का पूर्ण नाम बताना है। देखिए आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो आपका है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसके बारे में अगर जानते हैं कि डीएनए, आरएनए, आरएनए का जो पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। पहली बात तो ये आपने समझ लिया। जो डीएनए होता है उसी की सेम ऐसी संरचना तो होती है इसकी। और इसके बेस में जो बेस होता है, इसमें इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। क्या होता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। ये इसमें अंतर होता है। थाइमिन की जगह, थाइमिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो इसका जो नाम होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है, आरएनए। ये कारण क्या होता है इसका? जो प्रोटीन का है संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, और पादप में वायरसों के जो वायरस होते हैं उनके आनुवांशिक पदार्थों का जो है वहन करता है, वो हटाता है जो वायरस वो होते हैं। तो इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा एक मेंडलीव के विकार नहीं है? मेंडलीव का विकार, तो मेंडलीव का विकार में एक चीज नहीं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फेलिन, फेनिल
कोटायूरिया, फिनिलकोटायूरिया, टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी है हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया आपका मेंडलीफ का है क्योंकि यह अनुवांशिकता का है, और आपका सिकल सेल एनीमिया भी यह मेंडलीफ के ही विकार में आता है, और फिनिल कोटान्यूरिया, फिनिल कोटान्यूरिया यह भी मेंडलीफ के विकार में आता है। एक ही नहीं आता है, कौन नहीं आता है? आपका टर्नर सिंड्रोम, यह मेंडलीफ के विकार में नहीं आता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो टर्नर सिंड्रोम है ये मेंडलीफ के विकार में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बात किया गया है। तो पहला लीवर, दूसरा थायराइड, तीसरा पीयूष और चौथा है आपका जो है लार ग्रंथि। तो इसमें अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब उसकी लेंथ की अगर बात करते हैं तो 17.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है लीवर की? 17.5 सेंटीमीटर ये लंबाई होती है। क्या होगी? लंबाई। अच्छा, क्या वो 2 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन? कहें जितने भी ऑर्गन्स हैं सब 3 डायमेंशन है। तो भाई जो है ऊंचाई भी होगी कुछ, तो कितनी होती है उसमें? 16 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है इसकी, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। अच्छा, कुछ मोटाई भी होगी क्या? तो आप कहेंगे मोटाई 15 सेंटीमीटर होती है, यानी चौड़ाई, मोटाई यानी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई ये नली के आकार की होती है लीवर। और लीवर का वजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक होता है। 1.5 किलो से 2 केजी तक होता है। कितना होता है? 1.5 किलो से 2 केजी तक होता है। अब अगर इसके मुख्य कार्य की बात करें तो ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है। क्या करता है? ग्लूकोज से बनने वाले जो ग्लूकोजन है उसको संग्रहित करता है। अब फिर जो है उसको यकृत ग्लूकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंचाता है। तो ये काम करता है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह है आपकी लीवर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है इम्फाल, चौथा है हैदराबाद। तो आपका ये है इम्फाल। इम्फाल कहाँ है? मणिपुर की राजधानी है, और इम्फाल में यह सेंटर आपका है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ पर है? इम्फाल में है। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। अगर आप बात करें कि इसकी जो स्थापना है वह कब की है, तो 1954 की इसकी स्थापना है। 1954 की अगर बात करें कि स्थापना 1954 की, वर्ष कौन सा है? 1954। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो बताइए कौन से नृत्य से संबंधित, कौन से राज्य से ये घेरिया नृत्य संबंधित है? तो इसमें देखिए जो नृत्य है वो है आपका गुजरात से। गुजरात से ये नृत्य है घेरिया नृत्य, और इसमें ये आपका संबंध है गुजरात से। अगर यहीं पर और नृत्यों की बात कर लें, गुजरात में सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध होता है? तो गुजरात में होता है गारवा। गारवा नृत्य गुजरात का है, और टिप्पणी नृत्य भी गुजरात का है। ये गारवा और टिप्पणी, गारवा और टिप्पणी, ये गारवा और टिप्पणी दोनों नृत्य गुजरात के हैं। और अगर पंजाब के नृत्य की बात करें तो यहाँ पर भांगड़ा, गिद्दा और धामन, आपको पता है भांगड़ा पंजाब का फेमस है, गिद्दा फेमस है और धामन फेमस है। वहीं पर हरियाणा की अगर बात कर लें तो हरियाणा में एक नृत्य होता है फाग नृत्य। फाग नृत्य होता है, एक होता है मंजीरा और एक छड़ी नृत्य होता है। 3 नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, फाग, मंजीरा और छड़ी नृत्य।
वहीं पर अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में होता है लावड़ी नृत्य। कौन सी? लावड़ी नृत्य होता है। और गौचीरा, गौचीरा नृत्य होता है। और लावड़ी और गौचीरा दोनों बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। ये महाराष्ट्र में होता है लावड़ी और गौचीरा नृत्य। तो इसके अकॉर्डिंग हेरिया नृत्य कहां पर है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन से हैं? इंदिरा गांधी, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, कुलदीप नैयर। तो इसके जो लेखक हैं ये हैं भाई कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर कौन है? ये कुलदीप नैयर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इंदिरा गांधी ने कौन सी फेमस पुस्तक लिखी? तो इंटरनल इंडिया लिखी थी। कौन सा लिखी थी? इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया इसने लिखा था इंदिरा गांधी ने। माई ट्रूथ भी लिखा था इन्होंने। कौन सी एक पुस्तक थी बहुत ज्यादा फेमस हुई? माई ट्रूथ। माई ट्रूथ इन्होंने लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो बहुत बढ़िया जो है एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और ये जो है बहुत ज्यादा फेमस हुई, भारत की खोज। और इन्होंने और एक पुस्तक लिखी थी पिता का पुत्री के नाम। जो पत्र था पिता का पत्र पुत्री के नाम, किसको लिखा था इन्होंने? इंदिरा गांधी को लिखा था। उसके संबंध में इन्होंने जब लिखा तो काफी ज्यादा इंदिरा से प्रेम करते थे, तो उस समय इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो इसके नाम से इन्होंने एक बुक लिखी। और इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक, उसमें सारे हायरार्की को वर्णन किया था, इतिहास में क्या क्या घटनाक्रम था। और कुलदीप नैयर इन्होंने लिखा था द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। इमरजेंसी के तत्कालीन कारणों को लेकर उन्होंने ये चीजों को लिखा था। और इनका जो है एक और बढ़िया पुस्तक थी द मर्डर भगत सिंह। द मर्डर भगत सिंह के नाम से ये पुस्तक थी। उन्होंने भी कुलदीप नैयर ने ही लिखा था। भगत सिंह के ऊपर ये डिपेंड थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी जेन एडम्स। दूसरा है मैरी क्यूरी। और कभी कभी आप सुनेंगे यहाँ पर कहीं लिखा रहता है मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी के भी नाम से आप उसको देखेंगे, दोनों एक ही है। सी है जेडी विलियम्स। डी है अल्वा मैरदर मैयरदल। अल्वा मैयरदल। आप बताइए इसमें कौन सा है? तो इसमें आपका है मैडम क्यूरी। अच्छा, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था तो 2 बार मिला इनको। ये पहली महिला है तो 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र में मिला है? एक तो मिला भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, और दूसरा मिला है रसायन के क्षेत्र में। अब समझ लीजिए किसी कोई तो कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, और ये मैडम इतनी मतलब क्या दिमाग रहा होगा कि दो दो जो है नोबेल पुरस्कार इनके नाम है। एक तो है इन्होंने रेडियो सक्रियता के लिए लिया था, और एक केमिस्ट्री में इन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें रसायन के क्षेत्र में इनको दिया गया था ये। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला है वही एक ही है, जो है मैडम क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले जो भारतीय थे इसमें आपको उनको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बाबा आमटे, ऑप्शन नंबर बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर डी अरविंद केजरीवाल। ये क्वेश्चन नंबर 37 का ये है। तो आप इसमें बताइए। देखिए इसमें जो आचार्य विनोबा भावे हैं, आचार्य विनोबा भावे को 1957 में, आचार्य विनोबा भावे को 1957 में 1957 में यह पुरस्कार दिया गया।
1957 में यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति जो है रेमन मैग्सेसे के जो जन्म तिथि है 31 अगस्त को मनाई जाती है, उनके ही सम्मान में ये दिया जाता है। अब कभी-कभी पूछ लेता है किसके सम्मान में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उनकी जन्म तिथि क्या जो पूरी जो जन्म तिथि है उस पर 31 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में था वो ये पुरस्कार पाने वाले? सामुदायिक नेतृत्व में था, जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उस क्षेत्र में इनको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, आचार्य विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सब का बिहार, और ऑप्शन नंबर सी है ब्लिसफुल बिहार, और ऑप्शन नंबर डी है बिहार इज द बेस्ट। आप बताइए कौन सा है इसमें ऑप्शन सही? तो ब्लिसफुल बिहार जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ब्लिसफुल बिहार। ये आपका टैगलाइन है। किसने दिया था? बिहार राज्य पर्यटन जो है विभाग ने इसको दिया था, ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार इन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, सी मुंडा विद्रोह का, डी बहामी आंदोलन का। कौन सा आंदोलन था उस समय जो 1830 ईस्वी के दशक में था? तो ये बहावी आंदोलन था। यहां पर पटना में बहावी आंदोलन था। बहावी आंदोलन के जो एक सुधारवादी आंदोलन था, ऐसा नहीं आंदोलन था कि उसमें मारकाट वाला था, वो सुधारवादी आंदोलन था। किसके द्वारा, कौन था, कैसा, कौन से जातियों के समकक्ष में अगर इसको बात करें तो है तो इस्लामिक का सुधार था, इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन था। पहली बात कभी कभी पूछ लेता है कौन से जाति से संबंधित था ये, तो इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन था। इसका लक्ष्य था कि मुस्लिम समाज में जो भ्रष्ट रीतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको हटाने के लिए। इसके जो संस्थापक की बात करें तो सर सैयद अहमद ने इसकी जो है संतुति की थी, इसकी स्थापना की थी। कौन था? सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद ने ये इसको चलाया था। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि सर सैयद अहमद की मृत्यु कब हुई थी? तो बहावी आंदोलन के जस्ट बाद, यानी कि 1831 में, सॉरी यहां पर लिखता हूं 1831 में मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है इनकी बहावी आंदोलन के समय। सर सैयद अहमद की मृत्यु हो जाती है। तो केंद्र कहां पर था? पटना में था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। केसरिया सुप्रसिद्ध है इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए पाल सेन लक्षण कला के लिए, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन नंबर सी विष्णु मंदिर के लिए, ऑप्शन नंबर डी सूफी दरगाह के लिए। तो ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन से जिले में है, तो ये है आपका केसरिया जो है बौद्ध स्तूप आपका पड़ता है चंपारण में, चंपारण में, चंपारण कौन सा जिला है? जो बिहार का चंपारण जिला है वहां पर ये पड़ता है। तो यहां तक आपका एक सेशन कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हमने 10 क्वेश्चन मैथ के देखा और 30 क्वेश्चन हमने जो है जीएस के कंप्लीट किया। इससे आप अपना आकलन लगा सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं। अगर नहीं है तो अभी भी समय है, उसके सेशन को पूरा करिए और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। तब तक के लिए आप इसका आनंद लीजिए। नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे। थैंक यू।